नमस्कार और सुन लो यूपीएससी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर नजर डालेंगे जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पहले विश्व युद्ध की। सोचिए, 5 अगस्त 1914 की रात है। अंधेरा घना है। जर्मन सेना की 5 टुकड़ियां बेल्जियम के एक छोटे से लेकिन सामरिक रूप से महत्वपूर्ण शहर लिएज पर हमला बोल देती हैं। उनका इरादा तेजी से कब्जा करना, बेल्जियम को रौंदते हुए फ्रांस पर धावा बोलना। उन्हें उम्मीद थी कि ये जीत आसान होगी, शायद कुछ ही घंटों की बात। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। लीज के किले, जो शायद उतने आधुनिक नहीं थे, उन्होंने जर्मन सेना का जबरदस्त प्रतिरोध किया। अप्रत्याशित। बिल्कुल। बेल्जियम के सैनिकों ने बहादुरी दिखाई और जर्मनों को रोक दिया। ये जर्मन प्लान के लिए एक बड़ा झटका था, जिसे हम श्लीफन प्लान के नाम से जानते हैं। उस पर बाद में आएंगे। तो जर्मनों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। उन्होंने घेराबंदी शुरू की और अपनी उस वक्त की सबसे खतरनाक, सबसे भारी तोपें मंगवाई। बिग बर्था जैसे भारी होविट्जर। हाँ, ये तोपें इतनी शक्तिशाली थीं कि इनके गोले, जिनका वजन बहुत ज्यादा होता था, करीब 12,000 फीट की ऊंचाई तक जाते थे और फिर नीचे आकर किलों की मोटी बख्तरबंद स्टील प्लेटों को भी तोड़ देते थे। सोचिए जरा उस जमाने की तकनीक। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। आखिरकार 13 अगस्त को पहला किला गिरा और 16 अगस्त 1914 तक पूरा ली शहर जर्मन नियंत्रण में आ गया। ये पहले विश्व युद्ध की पहली बड़ी लड़ाई थी और ये सिर्फ एक सैन्य झड़प नहीं थी, ये आने वाले 4 सालों की भयानक तबाही का, एक नए क्रूर युग का पहला संकेत था। इसने यूरोप और दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। और यही हमें हमारे आज के मूल प्रश्न पर लाता है। ये महाविनाश, ये पहला विश्व युद्ध आखिर शुरू क्यों हुआ? वो कौन सी परिस्थितियां थीं? 1914 में दुनिया दरअसल थी कैसी? किन घटनाओं ने इस आग को भड़काया? आज हम इन्हीं सवालों की गहराई में उतरेंगे। हमारी ये चर्चा युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर केंद्रित, एक पाठ उसके अध्याय 1 पर आधारित है। हम उसी स्रोत के जरिए 1914 की दुनिया और युद्ध के कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। और ये विषय यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये विश्व इतिहास पाठ्यक्रम का एक केंद्रीय हिस्सा है, खासकर जीएस पेपर 1 के लिए। सही कहा। इससे हमें आधुनिक विश्व पर युद्ध के प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलता, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद जैसी ताकतों के परिणामों को समझने में मदद मिलती है। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये आज की दुनिया को समझने की कुंजी भी है। तो हमारा लक्ष्य ये है कि इस चर्चा के अंत तक श्रोताओं को युद्ध से पहले की दुनिया, वो समय की प्रमुख शक्तियां, उनके बीच के तनाव, वो कौन सी निर्णायक घटनाएं थीं, और सबसे महत्वपूर्ण, युद्ध के जटिल कारणों की एक बहुत ही विस्तृत और गहरी समझ मिले। हम सिर्फ तथ्य नहीं बताएंगे, बल्कि उनका विश्लेषण भी करेंगे, जैसा कि हमारे स्रोत में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना से, यानी लीजाज के उसी हमले से जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। हाँ, वो तारीखें याद रखना जरूरी है। 5 अगस्त को हमला शुरू हुआ, 13 अगस्त को पहला किला गिरा और 16 अगस्त तक लियाज पर कब्जा हो गया। होविट्जर तोपों का इस्तेमाल, 12,000 फीट से गोले बरसना, ये सब उस नई औद्योगिक युद्ध नीति का भयानक चेहरा था। और ये सिर्फ शुरुआत थी। इसने दिखा दिया कि ये युद्ध पहले के युद्धों जैसा नहीं होने वाला। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि 1914 में दुनिया का नज़ारा कैसा था। खंड 1.2 1914 में दुनिया। सबसे पहली बात, 1914 में दुनिया पर यूरोप का दबदबा था। बेशक। लंदन, पेरिस, बर्लिन, वियना, ये शहर सिर्फ यूरोप की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजधानियां माने जाते थे। यहीं से नीतियां बनती थी, यहीं से दुनिया चलती थी। और यूरोप के अंदर जर्मनी एक उभरती हुई महाशक्ति था। उसकी औद्योगिक ताकत, खासकर स्टील और पिग आयरन के उत्पादन में ब्रिटेन को कड़ी टक्कर दे रही थी, बल्कि आगे निकल चुकी थी। कोयले में ब्रिटेन थोड़ा आगे था, पर जर्मनी तेजी से बढ़ रहा था। सैन्य रूप से भी जर्मनी बहुत ताकतवर माना जाता था। हाँ, उसकी सेना बहुत अनुशासित और बड़ी थी। यूरोप की अन्य शक्तियां भी थीं। फ्रांस, जिसकी हार हुई थी 1871 में जर्मनी से, लेकिन अभी भी एक बड़ी ताकत था। बेल्जियम छोटा था पर औद्योगिक रूप से विकसित। इटली कुछ हद तक एक शक्ति था। और ऑस्ट्रिया हंगरी का विशाल हैब्सबर्ग साम्राज्य। रूस का क्या, वो भी तो एक बड़ी ताकत था। रूस विशाल था, सेना बड़ी थी, लेकिन औद्योगिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ था। हालांकि वो तेजी से औद्योगिकीकरण कर रहा था फ्रांस की मदद से, पर जर्मनी या ब्रिटेन के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता था। लेकिन दुनिया सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं थी। 2 गैर यूरोपीय शक्तियां तेजी से उभर रही थीं।
बिल्कुल। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए वो तो औद्योगिक उत्पादन में जर्मनी और ब्रिटेन दोनों से आगे निकल चुका था। कोयला, पिग आयरन, स्टील सब में वो एक आर्थिक दानव बन चुका था। और दूसरा था जापान, पूरब में। जी, जापान ने 1904-05 के रूस-जापान युद्ध में रूस जैसी बड़ी यूरोपीय शक्ति को हराकर सबको चौंका दिया था। ये एक बड़ा संकेत था कि शक्ति का संतुलन बदल रहा था। तो विश्व शक्ति का मतलब सिर्फ यूरोपीय होना नहीं रह गया था। यूएसए और जापान ने साबित कर दिया था कि वो भी इस लीग में शामिल है। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है। 1914 की दुनिया बहुध्रुवीय, मल्टीपोलर होने की तरफ बढ़ रही थी, हालांकि यूरोप का दबदबा अभी भी कायम था। अब बात करते हैं इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की। क्या सब एक जैसे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत विविधता थी। एक तरफ थे लोकतंत्र, जैसे यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस। यहाँ चुनी हुई संसदें थी और सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह थी, कम से कम सिद्धांत रूप में। लोकतंत्र मतलब जहाँ लोगों का शासन हो या उनके चुने हुए प्रतिनिधियों का। मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार यहाँ ज्यादा व्यापक था, हालांकि महिलाओं को अभी भी कई जगह वोट का अधिकार नहीं था। दूसरी तरफ थे निरंकुश शासन, जैसे रूस का जार निकोलस द्वितीय और ऑस्ट्रिया हंगरी के सम्राट फ्रांज जोसेफ। यहाँ शासक के पास लगभग सारी शक्तियां थीं। संसदें अगर थीं भी तो महज सलाहकार की भूमिका में। निरंकुशता या ऑटोक्रेसी मतलब एक व्यक्ति का शासन बिना किसी खास रोक टोक के। और फिर कुछ देश बीच में थे जिन्हें आभासी लोकतंत्र कहा जा सकता है, जैसे जर्मनी। वहां राइक्सटाग नाम की एक चुनी हुई संसद तो थी, लेकिन असली ताकत चांसलर और केसर सम्राट के हाथ में थी। इटली में भी राजशाही थी और मताधिकार बहुत सीमित था। जापान में भी निचला सदन चुना जाता था, पर सम्राट और प्रिवी काउंसिल का प्रभाव बहुत ज्यादा था। तो ये समझना जरूरी है कि 1914 में अलग अलग तरह की सरकारें थीं और उनके आपसी संबंध भी इसी विविधता से प्रभावित होते थे। लोकतंत्र और निरंकुश शासनों के बीच एक तरह की वैचारिक खाई भी थी। अब आते हैं साम्राज्यवाद पर। 1880 के बाद इसमें एक नई तेजी आई थी। हाँ, साम्राज्यवाद यानी इंपीरियलिज्म का मतलब है दूसरे देशों या क्षेत्रों पर कब्जा करके अपना साम्राज्य फैलाना। 1880 के बाद यूरोपीय शक्तियों के बीच अफ्रीका को लेकर एक होड़ सी मच गई, जिसे स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका कहते हैं। इसका मकसद क्या था? मुख्य रूप से दो चीजें: अपने कारखानों के लिए कच्चे माल का स्रोत ढूंढना और अपने तैयार माल के लिए नए बाजार खोजना। औद्योगिक क्रांति के बाद इसकी जरूरत बढ़ गई थी। और सिर्फ अफ्रीका ही नहीं, चीन में भी दखलंदाजी बढ़ी। जी, चीन का मांचू राजवंश उस समय कमजोर पड़ रहा था। यूरोपीय शक्तियों, यूएसए और जापान ने मिलकर चीन पर दबाव डाला और व्यापारिक रियायतें हासिल की, अपने प्रभाव क्षेत्र बनाए। चीन ने इसका विरोध कैसे किया? इसी दबाव और आंतरिक समस्याओं के चलते 1911 में चीन में क्रांति हुई। मांचू राजवंश खत्म हो गया और एक गणतंत्र की स्थापना हुई। याद रखें, 1911, पर चीन अभी भी बाहरी शक्तियों के दबाव में था। तो ये साम्राज्यवाद की दौड़ भी कहीं ना कहीं तनाव बढ़ा रही थी। निश्चित रूप से ये शक्तियों के बीच प्रतिद्वंदिता का एक और अखाड़ा बन गया था। किसके पास ज्यादा बड़ी कॉलोनी है, किसके पास ज्यादा संसाधन है, ये प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया था। और इसी तनावपूर्ण माहौल में दो बड़े सैन्य गठबंधन सामने आए। इसने स्थिति को और विस्फोटक बना दिया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला था ट्रिपल अलायंस या त्रिगुट संधि, जो 1882 में बनी थी। इसमें कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। फिर से 1882, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली। और दूसरा था ट्रिपल एंटेंट या त्रिगुट सौहार्द। ये कोई एक संधि नहीं थी, बल्कि 3 अलग अलग समझौतों का नतीजा थी। अच्छा, वो कौन से थे? सबसे पहले फ्रांस और रूस के बीच 1894 में गठबंधन हुआ। फिर 1904 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एंटेंट कॉर्डियल हुआ, जो एक मैत्री समझौता था। और आखिर में 1907 में ब्रिटेन और रूस ने अपने मतभेद सुलझा लिए। तो 1907 तक ब्रिटेन, फ्रांस और रूस एक साथ आ गए जर्मनी वाले गुट के खिलाफ। हाँ, मोटे तौर पर। हालांकि एंटेंट उतना मजबूत या औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं था जितना ट्रिपल अलायंस, खासकर शुरुआत में। लेकिन इसने यूरोप को 2 सशस्त्र खेमों यानी आर्म्ड कैंप्स में जरूर बांट दिया। एक एंग्लो जापानी गठबंधन 1902 का भी जिक्र है। जी, वो भी था। ब्रिटेन ने सुदूर पूर्व में रूसी विस्तार को रोकने के लिए
जापान से समझौता किया था। ये दिखाता है कि ये गठबंधन सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं थे, इनका वैश्विक आयाम था। तो यूरोप 2 हथियारबंद गुटों में बंट चुका था और जैसा कि स्रोत कहता है 1900 के बाद कई बार युद्ध जैसे हालात बने। बिल्कुल, ये गठबंधन एक तरह से सुरक्षा की गारंटी देने के लिए बने थे, लेकिन इनका नतीजा उल्टा हुआ। हर छोटी घटना या संकट अब पूरे महाद्वीप को युद्ध में खींचने की क्षमता रखता था, क्योंकि एक देश का मामला अब उसके सहयोगियों का भी मामला बन जाता था। तो चलिए अब उन तनावों के खास कारणों के कॉजेस ऑफ फ्रिक्शन पर गौर करते हैं। खंड 1.2 सबसे पहले नौसैनिक प्रतिद्वंद्विता। हाँ, ये मुख्य रूप से ब्रिटेन और जर्मनी के बीच थी। जर्मनी, खासकर एडमिरल टिरपिट्स के नेतृत्व में, एक बड़ी नौसेना बना रहा था ताकि वो ब्रिटेन की समुद्री बादशाहत को चुनौती दे सके और अपनी वेल्ट पॉलिटिक यानी विश्व नीति को आगे बढ़ा सके। वेल्ट पॉलिटिक क्या थी? ये कैसर विलियम द्वितीय की महत्वाकांक्षी नीति थी, जिसका उद्देश्य जर्मनी को एक वैश्विक शक्ति बनाना था, ब्रिटेन की तरह। इसके लिए एक बड़ी नौसेना जरूरी मानी गई। और ब्रिटेन अपनी नौसेना को अपनी सुरक्षा और साम्राज्य के लिए जीवन रेखा मानता था। जर्मनी की चुनौती से वो बहुत चिंतित हुआ और उसने भी और ज्यादा जहाज बनाने शुरू कर दिए। इसने दोनों देशों के बीच जबरदस्त होड़ शुरू कर दी, खासकर ड्रेडनॉट जैसे नए शक्तिशाली युद्धपोतों को लेकर। दूसरा कारण बताया गया है फ्रांसीसी असंतोष। जी, फ्रांस 1871 के फ्रैंको प्रशिया युद्ध में जर्मनी से मिली हार को कभी नहीं भूला था। उस युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस के 2 महत्वपूर्ण प्रांत छीन लिए थे, अल्सेस और लोरेन। इसका क्या महत्व था? ये फ्रांस के लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये राष्ट्रीय अपमान का प्रतीक था। फ्रांस में बहुत से लोग बदला लेना चाहते थे और इन प्रांतों को वापस पाना चाहते थे। इसने फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थायी दुश्मनी पैदा कर दी। जर्मनी को भी अपने डर थे? हाँ, जर्मनी को घेराबंदी का डर सताता था। उसे लगता था कि पश्चिम में फ्रांस, पूरब में रूस और समुद्र में ब्रिटेन उसे घेर रहे हैं। और उसकी वेल्ट पॉलिटिक्स से भी उसे निराशा थी? बिल्कुल। इतनी कोशिशों के बावजूद जर्मनी का औपनिवेशिक साम्राज्य ब्रिटेन या फ्रांस के मुकाबले बहुत छोटा और कम फायदेमंद था। उसे लगता था कि उसे दुनिया में उसका सही स्थान नहीं मिल रहा है। इस निराशा ने भी उसे शायद ज्यादा आक्रामक बनाया। रूस के भी अपने संदेह थे? रूस बाल्कन क्षेत्र में ऑस्ट्रिया हंगरी की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं से चिंतित था। बाल्कन में स्लाव लोग रहते थे और रूस खुद को उसका संरक्षक मानता था। साथ ही जर्मनी की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत भी रूस के लिए चिंता का विषय थी। और अब आते हैं उस कारण पर जिसे स्रोत सबसे खतरनाक बताता है, सर्बियाई राष्ट्रवाद। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। राष्ट्रवाद मतलब अपने राष्ट्र या जातीय समूह के प्रति गहरा लगाव और उसकी उन्नति की इच्छा, अक्सर दूसरे समूहों की कीमत पर। सर्बिया में भावना बहुत प्रबल थी। इसका इतिहास क्या था? पहले सर्बिया पर ऐसे राजाओं का शासन था जो ऑस्ट्रिया के समर्थक थे, जैसे किंग मिलान और किंग अलेक्जेंडर। लेकिन 1878 की बर्लिन की संधि में ऑस्ट्रिया हंगरी को बोस्निया पर कब्जा करने की इजाजत मिल गई थी। बोस्निया में बहुत सारे सर्ब रहते थे और सर्बियाई राष्ट्रवादी इसे ग्रेटर सर्बिया का हिस्सा मानते थे। ग्रेटर सर्बिया मतलब एक ऐसा राज्य जिसमें बाल्कन के सभी सर्ब भाषी लोग एक साथ रहें। ये एक राष्ट्रवादी सपना था। फिर 1903 में क्या हुआ? 1903 में सर्बिया में एक खूनी तख्ता पलट हुआ। ऑस्ट्रिया समर्थक किंग अलेक्जेंडर की हत्या कर दी गई और पीटर काराजॉर्जेविच राजा बने। इसके बाद सर्बिया की नीति पूरी तरह बदल गई। वो रूस का करीबी बन गया और खुले तौर पर यूगोस्लेविया यानी दक्षिण स्लाव राज्य बनाने का लक्ष्य रखने लगा, जिसमें सर्ब, क्रोएट, स्लोवेन सब शामिल हों। और यहीं ऑस्ट्रिया हंगरी का डर शुरू होता है। बिल्कुल। हैब्सबर्ग साम्राज्य एक बहुराष्ट्रीय साम्राज्य था। उसमें जर्मन, हंगेरियन, मग्यार, चेक, स्लोवाक, इटालियन, पोल, रोमेनियन, रुथेनियन, स्लोवेन, सर्ब, क्रोएट, बहुत सारी अलग अलग जातियां और भाषाएं थीं। नक्शा 1.2 इसे दिखाता है। तो उन्हें डर था कि अगर सर्बिया का राष्ट्रवाद फैला तो उनके साम्राज्य के स्लाव लोग भी अलग होने की मांग करेंगे। हाँ, यही उनका सबसे बड़ा डर था। उन्हें लगता था कि सर्बियाई राष्ट्रवाद उनके साम्राज्य के अस्तित्व के लिए ही खतरा है। साम्राज्य वैसे भी अंदर से काफी जर्जर हो चुका था, कई तरह के तनाव थे। इसीलिए ऑस्ट्रिया एक निवारक युद्ध, प्रिवेंटिव वॉर चाहता था, मतलब खतरा बढ़ने से पहले ही उसे खत्म कर देना। जी, ऑस्ट्रिया में कई लोग मानते थे कि सर्बिया को कुचलना जरूरी है,
इससे पहले कि वो और मजबूत हो जाए। और उन्हें इस बात से भी चिढ़ थी कि रूस लगातार सर्बिया का समर्थन कर रहा था। तो ये थे वो गहरे तनाव जो 1914 तक यूरोप में जमा हो चुके थे। एक तरफ गठबंधन, दूसरी तरफ प्रतिद्वंदिता, डर और खासकर बाल्कन में सुलगता राष्ट्रवाद। सही कहा। माहौल पूरी तरह से बारूद के ढेर जैसा बन चुका था। बस एक चिंगारी की देर थी, और वो चिंगारी लगी उन घटनाओं से जो युद्ध के ठीक पहले हुई। चलिए अब खंड 1.3 पर चलते हैं, युद्ध के प्रकोप तक की घटनाएं। यहाँ स्रोत में एक टाइम चार्ट दिया गया है जो 1882 से 1914 तक की प्रमुख घटनाओं को दिखाता है। हम एक एक करके इन पर बात करते हैं। हमने ट्रिपल अलायंस 1882, फ्रांस रूस गठबंधन 1894, एंटेंट कॉर्जियाल 1904 और एंग्लो रूसी समझौते 1907 की बात कर ली है। हाँ, टिरपिट्स का नेवी लॉ 1897 भी महत्वपूर्ण था, जिसने नौसैनिक दौड़ शुरू की। रूस जापान युद्ध 1904 से 5 ने रूस को कमजोर किया और जापान को उभारा। फिर आया 1906 का ड्रेडनॉट, जिसने नौसैनिक तकनीक बदल दी। अब आते हैं संकटों पे। पहला बड़ा संकट था मोरक्कन क्राइसिस 1905-06। जी, इसमें जर्मनी ने मोरक्को में फ्रांस के बढ़ते प्रभाव को चुनौती दी। जर्मनी का मकसद शायद फ्रांस और ब्रिटेन के बीच बने नए एंटेंट कॉर्डियाल 1904 को तोड़ना था। जर्मनी ने क्या किया? जर्मन कैसर विल्हेम द्वितीय खुद मोरक्को गए और वहां के सुल्तान को समर्थन का वादा किया। जर्मनी ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मांग की। अल्जीसिराज सम्मेलन जनवरी 1906। इसमें क्या हुआ? इसमें जर्मनी को मुंह की खानी पड़ी। ब्रिटेन ने फ्रांस का डट कर साथ दिया। सिर्फ ऑस्ट्रिया हंगरी ही जर्मनी के साथ खड़ा था। जर्मनी को पीछे हटना पड़ा और मोरक्को पर फ्रांस का विशेष हित मान लिया गया। तो उसका नतीजा क्या निकला? एंटेंट टूटा या और मजबूत हुआ? और मजबूत हो गया। जर्मनी की चाल उल्टी पड़ गई। ब्रिटेन और फ्रांस और करीब आ गए और उनके बीच गुप्त सैन्य वार्ताएं भी शुरू हो गईं कि अगर जर्मनी ने हमला किया तो मिलकर कैसे लड़ेंगे। इसके बाद 1907 में ब्रिटेन और रूस का समझौता हुआ, जिसने ट्रिपल एंटेंट को पूरा किया। हाँ, जर्मनी ने इसे अपनी घेराबंदी के सबूत के तौर पर देखा। ब्रिटेन ऐसा क्यों कर रहा था? शायद इसलिए कि रूस जापान युद्ध में हार के बाद रूस अब ब्रिटेन के लिए उतना बड़ा खतरा नहीं लग रहा था। रूस में कुछ सुधार भी हो रहे थे और ब्रिटिश निवेशक वहां पैसा लगा रहे थे। इस समझौते में क्या तय हुआ? उन्होंने फारस यानी ईरान, अफगानिस्तान और तिब्बत में अपने अपने प्रभाव क्षेत्र बांट लिए। ये कोई सैन्य गठबंधन नहीं था, लेकिन इसने जर्मनी के डर को और बढ़ा दिया। फिर आया 1908 का बोस्निया संकट, बोस्निया क्राइसिस। ये तो सीधा बाल्कन से जुड़ा था। बिल्कुल। इसकी पृष्ठभूमि ये थी कि 1878 की बर्लिन कांग्रेस ने ऑस्ट्रिया हंगरी को बोस्निया हर्जेगोविना पर प्रशासन का अधिकार दिया था। हालांकि वो औपचारिक रूप से तुर्क साम्राज्य का हिस्सा बना रहा। 1908 में तुर्की में युवा तुर्क क्रांति हुई और सरकार बदली। तो ऑस्ट्रिया ने मौके का फायदा उठाया? हाँ, ऑस्ट्रिया हंगरी ने इस उथल-पुथल का फायदा उठाकर बोस्निया हर्जेगोविना का औपचारिक रूप से विलय यानी एनेक्सेशन कर लिया, मतलब उसे पूरी तरह अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसका सर्बिया पर क्या असर हुआ? ये सर्बिया के लिए एक बड़ा झटका था। जैसा हमने कहा, बोस्निया में लाखों सर्ब रहते थे और सर्बिया उसे अपना हिस्सा मानता था। विलय ने ग्रेटर सर्बिया के सपने को तोड़ दिया। सर्बिया ने मदद मांगी होगी? हाँ, उसने अपने संरक्षक रूस से अपील की। रूस नाराज तो हुआ, लेकिन वो 1905 की हार के बाद युद्ध के लिए तैयार नहीं था। जर्मनी ने खुलकर ऑस्ट्रिया का साथ दिया और रूस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फ्रांस और ब्रिटेन ने भी दखल नहीं दिया। तो ये ऑस्ट्रिया जर्मनी की जीत हुई? हाँ, तात्कालिक रूप से तो यही हुआ, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बहुत खतरनाक थे। सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच दुश्मनी और गहरी हो गई। रूस को बहुत अपमान महसूस हुआ और उसने ठान लिया कि वो अपनी सेना का आधुनिकीकरण करेगा ताकि अगली बार पीछे न हटना पड़े। इसने भविष्य के टकराव की नींव रख दी। अगला संकट फिर मोरक्को में हुआ, अगादिर संकट, अगादिर क्राइसिस 1911। जी, इस बार फ्रांस ने मोरक्को में आंतरिक अशांति को दबाने के लिए अपनी सेना फेज शहर भेज दी। जर्मनी ने इसे 1906 के अल्जीसिराज समझौते का उल्लंघन माना। जर्मनी ने क्या प्रतिक्रिया दी? जर्मनी ने अपनी एक गन बोट पैंथर
को अगादिर के बंदरगाह पर भेज दिया। ये एक तरह से धमकी थी। ब्रिटेन की क्या प्रतिक्रिया थी? चांसलर ऑफ एक्सचेकर लॉयड जॉर्ज ने एक कड़ा भाषण दिया, मैनसन हाउस भाषण, जिसमें जर्मनी को चेतावनी दी गई। तो फिर क्या हुआ? जर्मनी एक बार फिर पीछे हट गया। बातचीत हुई और नतीजा ये निकला कि मोरक्को पर फ्रांस का प्रोटेक्टोरेट संरक्षण मान लिया गया। बदले में जर्मनी को फ्रेंच कॉन्गो के 2 छोटे हिस्से मिले जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। तो ये फिर से एंटेंट की जीत और जर्मनी की हार हुई। हाँ, कूटनीतिक रूप से इससे एंटेंट और मजबूत हुआ, लेकिन जर्मनी में ब्रिटेन के खिलाफ भावनाएं और भड़क गईं। नौसैनिक दौड़ भी तेज हो गई। कहा जाता है कि उस समय ब्रिटेन ने 8 नए ड्रेडनॉट बनाए तो जर्मनी ने 4। इसके बाद बाल्कन क्षेत्र में युद्ध छिड़ गया। पहला बाल्कन युद्ध, फर्स्ट बाल्कन वॉर, 1912। जी, इसमें बाल्कन लीग, जिसमें सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस और मॉन्टेनेग्रो शामिल थे, ने मिलकर कमजोर पड़ चुके तुर्क साम्राज्य ऑटोमन एम्पायर पर हमला कर दिया। उद्देश्य क्या था? तुर्की को यूरोप से पूरी तरह बाहर निकालना और उसके बचे हुए इलाकों को आपस में बांटना। नतीजा? तुर्की बुरी तरह हार गया। लंदन में एक शांति सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के विदेश सचिव एडवर्ड ग्रे ने की। यहाँ ब्रिटेन और जर्मनी ने कुछ हद तक सहयोग भी किया ताकि युद्ध फैले नहीं। लेकिन क्या सब खुश थे? नहीं, सर्बिया बहुत असंतुष्ट था। उसने एड्रियाटिक सागर तक पहुंचने के लिए अल्बानिया का एक हिस्सा मांगा था, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी के दबाव से अल्बानिया को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। सर्बिया को समुद्र तक रास्ता नहीं मिला। और इसी असंतोष से दूसरा बाल्कन युद्ध शुरू हुआ 1913 में। बिल्कुल, इस बार लड़ाई बाल्कन लीग के देशों के बीच ही छिड़ गई। बुल्गारिया इस बात से नाराज था कि उसे मैसेडोनिया का बड़ा हिस्सा नहीं मिला जो सर्बिया को चला गया था। तो कौन लड़ा किसके खिलाफ? बुल्गारिया ने सर्बिया और ग्रीस पर हमला कर दिया। बाद में रोमानिया और तुर्की भी बुल्गारिया के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गए। नतीजा क्या रहा? बुल्गारिया हार गया। बुखारेस्ट की संधि, ट्रीटी ऑफ बुखारेस्ट 1913 हुई, जिसमें बुल्गारिया को अपनी जीती हुई जमीन का काफी हिस्सा छोड़ना पड़ा। सतही तौर पर तो लगा कि बड़ी शक्तियों, खासकर ब्रिटेन और जर्मनी ने मिलकर युद्ध को सीमित रखा। हाँ, ऐसा लगा, लेकिन असलियत कुछ और थी। इस युद्ध के वास्तविक परिणाम बहुत गंभीर थे। क्या थे वो परिणाम? पहला, सर्बिया अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, बड़ा और महत्वाकांक्षी हो गया था। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। दूसरा, ऑस्ट्रिया हंगरी अब और भी ज्यादा डर गया और सर्बिया को कुचलने के लिए और भी ज्यादा दृढ़ हो गया। तीसरा, जर्मनी ने शायद ब्रिटिश सहयोग को गलत समझा। उसे लगा कि ब्रिटेन शायद भविष्य में भी तटस्थ रहेगा, जो एक बड़ी भूल साबित हुई। तो बाल्कन युद्धों ने माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया, खासकर सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच। निश्चित रूप से अब टकराव लगभग तय लग रहा था, और फिर वो घटना हुई जिसने इस विस्फोटक मिश्रण में चिंगारी लगा दी। आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। असैसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। जी, तारीख 28 जून 1914। जगह साराजेवो, बोस्निया की राजधानी, जो ऑस्ट्रिया हंगरी के कब्जे में थी। कौन थे आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड? वो ऑस्ट्रिया हंगरी के बूढ़े सम्राट फ्रांस जोसेफ के भतीजे और साम्राज्य के वारिस थे, मतलब अगले सम्राट बनने वाले थे। और हुआ क्या? वो अपनी पत्नी सोफी के साथ साराजेवो के दौरे पर थे जब उन पर हमला हुआ। एक युवा बोस्नियाई सर्ब राष्ट्रवादी जिसका नाम गैव्रिएल प्रिंसिप था, उसने गोली मारकर आर्चड्यूक और उनकी पत्नी दोनों की हत्या कर दी। प्रिंसिप एक गुप्त सर्ब आतंकवादी संगठन ब्लैक हैंड से जुड़ा था। तारीख, जगह, नाम फिर से। 28 जून 1914, साराजेवो, बोस्निया। हत्यारा गैव्रिएल प्रिंसिप। ये तारीख इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक बन गई। बिल्कुल, ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए ये एक सुनहरा मौका था सर्बिया से हिसाब बराबर करने का। तत्काल प्रतिक्रिया क्या हुई? ऑस्ट्रिया ने सीधे तौर पर सर्बिया की सरकार को इस हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया, हालांकि इसके सीधे सबूत नहीं थे। उन्होंने सर्बिया को एक बेहद कड़ा अल्टीमेटम भेजा, जिसमें ऐसी मांगें थीं जिन्हें मानना सर्बिया के लिए लगभग नामुमकिन था, क्योंकि वो उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करती थीं। सर्बिया ने क्या किया? आश्चर्यजनक रूप से सर्बिया ने लगभग सारी मांगें मान ली, सिवाय 1-2 के जो उसकी संप्रभुता पर सवाल उठाती थीं। वो शायद युद्ध टालना चाहता था।
लेकिन ऑस्ट्रिया युद्ध चाहता था। हाँ, और उसे जर्मनी का पूरा समर्थन हासिल था। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को एक तरह का ब्लैंक चेक दे दिया था, मतलब तुम जो चाहो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जर्मनी का एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम था। तो फिर युद्ध कैसे बढ़ा? एस्केलेशन। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के जवाब को असंतोषजनक माना और 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। याद रखें, 28 जुलाई। इसके बाद रूस हरकत में आया। जी, रूस खुद को सर्बिया का रक्षक मानता था। उसने 29 जुलाई को अपनी सेना को आंशिक रूप से और फिर पूरी तरह से जुटाना शुरू कर दिया। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है सेना को युद्ध के लिए तैयार करना। जर्मनी की प्रतिक्रिया? जर्मनी ने इसे अपने लिए खतरा माना। उसने 31 जुलाई को रूस से मोबिलाइजेशन रोकने को कहा। जब रूस ने इनकार कर दिया तो जर्मनी ने 1 अगस्त को रूस पर युद्ध की घोषणा कर दी। और फ्रांस? जर्मनी जानता था कि फ्रांस रूस का सहयोगी है, इसलिए श्लीफन प्लान के तहत जर्मनी ने पहले फ्रांस पर हमला करने का फैसला किया। उसने 3 अगस्त को फ्रांस पर भी युद्ध घोषित कर दिया। लेकिन फ्रांस पर हमला करने के लिए जर्मनी ने बेल्जियम का रास्ता चुना। हाँ, और ये एक और निर्णायक मोड़ था। बेल्जियम एक तटस्थ देश था जिसकी तटस्थता की गारंटी 1839 की एक संधि के तहत ब्रिटेन समेत कई शक्तियों ने दी थी। जर्मन सेना 4 अगस्त को बेल्जियम में घुस गई। और ब्रिटेन? बेल्जियम की तटस्थता का उल्लंघन ब्रिटेन के लिए युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण बना। ब्रिटेन ने जर्मनी से अपनी सेनाएं बेल्जियम से हटाने को कहा। जब जर्मनी ने इनकार कर दिया तो 4 अगस्त 1914 को ब्रिटेन ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और फिर ऑस्ट्रिया ने भी 6 अगस्त को रूस पर युद्ध घोषित कर दिया। इस तरह कुछ ही हफ्तों के अंदर साराजेवो की एक हत्या ने पूरे यूरोप को एक भयानक विश्व युद्ध में झोंक दिया। ये गठबंधनों, सैन्य योजनाओं और पुरानी दुश्मनियों की एक दुखद श्रृंखला अभिक्रिया थी। चेन रिएक्शन। युद्ध शुरू हो गया, लाखों लोग मारे गए, साम्राज्य ढह गए, दुनिया बदल गई। जर्मनी हार गया और यूरोप का दुनिया पर जो दबदबा था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो अब हम आते हैं सबसे मुश्किल सवाल पर। खंड 1.4, युद्ध का कारण क्या था और दोष किसका था? What caused the war and who was to blame? जैसा कि स्रोत कहता है, इस पर इतिहासकारों में काफी असहमति है। कोई आसान जवाब नहीं है। हाँ, ये बहुत जटिल मुद्दा है। संभावित दोषियों की सूची लंबी है। ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, रूस, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, सब पर उंगली उठाई गई है। लेकिन एक बात निर्विवाद है। जी, वो ये कि युद्ध की शुरुआत ऑस्ट्रिया, हंगरी और सर्बिया के बीच के विवाद से हुई। ऑस्ट्रिया का मकसद था अपने हैब्सबर्ग साम्राज्य को बचाने के लिए एक निवारक युद्ध लड़ना। उसे लगा कि सर्बिया को खत्म करना जरूरी है। बंधन प्रणाली ही मुख्य दोषी थी। जैसे ही 2 देश भिड़े, उनके सहयोगी भी युद्ध में खिंचते चले गए। लेकिन इसका पलटा तर्क भी है। बिल्कुल। कई इतिहासकार मानते हैं कि ये गठबंधन उतने भी बाध्यकारी नहीं थे। जैसे इटली, जो ट्रिपल अलायंस का हिस्सा था, 1914 में युद्ध में शामिल नहीं हुआ। वो 1915 में एंटांट की तरफ से शामिल हुआ। ब्रिटेन भी औपचारिक रूप से फ्रांस या रूस के साथ सैन्य गठबंधन में नहीं था, तो देश चाहते तो पीछे हट सकते थे। दूसरा संभावित कारण औपनिवेशिक प्रतिद्वंदिता, साम्राज्यवाद की दौड़। तर्क ये है कि उपनिवेशों को लेकर शक्तियों के बीच जो खींचतान थी, उसने तनाव बढ़ाया। लेकिन पलटा तर्क ये है कि ज्यादातर औपनिवेशिक विवाद, जैसे मोरक्को वाले, बिना युद्ध के शांति से सुलझा लिए गए थे और जुलाई 1914 में युद्ध छिड़ने से ठीक पहले ब्रिटेन और जर्मनी के बीच औपनिवेशिक मामलों पर संबंध सुधर रहे थे। हाँ, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट जरूर था, नौसैनिक दौड़। सही। तीसरा कारण, नौसैनिक दौड़। हमने बात की थी कि कैसे अल्फ्रेड महान जैसे विचारकों ने नौसेना के महत्व पर जोर दिया, कैसे टिरपिट्स के कानूनों ने जर्मन नौसेना का विस्तार किया, कैसे ड्रेडनॉट ने होड़ तेज की। इसने ब्रिटेन को बहुत चिंतित किया। लेकिन क्या ये 1914 में युद्ध का मुख्य कारण था? शायद नहीं। विंस्टन चर्चिल जैसे लोग तर्क देते हैं कि 1913-14 तक ये दौड़ थोड़ी धीमी पड़ गई थी। ब्रिटेन अपनी बढ़त को लेकर आश्वस्त था। ये एक महत्वपूर्ण तनाव का कारण जरूर था, पर शायद निर्णायक नहीं। चौथा कारण, आर्थिक प्रतिद्वंदिता। मार्क्सवादी इतिहासकार अक्सर तर्क देते हैं कि ये पूंजीवादी देशों के बीच बाजारों और संसाधनों के लिए लड़ाई थी। लेकिन इसका पलटा तर्क ये है कि आर्थिक रूप से तो जर्मनी शांति के जरिए ही ब्रिटेन पर हावी हो रहा था। युद्ध उसके आर्थिक हितों के खिलाफ था। व्यापारिक संबंध भी मजबूत थे। तो ये कारण भी शायद मुख्य नहीं था। अब आते हैं रूस की भूमिका पर।
रूस का सर्बिया को समर्थन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तर्क ये है कि रूस के खुले समर्थन ने सर्बिया को लापरवाह और ज्यादा दुस्साहसी बना दिया। और ये भी तथ्य है कि रूस ने ऑस्ट्रिया या जर्मनी से भी पहले अपनी सेना जुटानी शुरू कर दी थी, जिसने संकट को बढ़ाया। रूस के मकसद क्या थे? बाल्कन में प्रभाव पड़ाना, काला सागर से भूमध्य सागर तक पहुंचने वाले डार्डनेल्स जलडमरू मध्य पर नियंत्रण, अपनी प्रतिष्ठा बचाना, या फिर घरेलू समस्याओं से ध्यान हटाना। ये सभी संभावित कारण हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि रूस के अपने ही एक मंत्री डर्नवो ने ज़ार को चेतावनी दी थी कि जर्मनी के साथ युद्ध रूस के लिए विनाशकारी होगा, लेकिन ज़ार ने उसकी नहीं सुनी। ऑस्ट्रिया की भूमिका भी यहाँ अहम है, जिसने सर्बिया के खिलाफ इतना कड़ा रुख अपनाया। और रूस के साथ जुड़ा है जर्मनी का ऑस्ट्रिया को समर्थन, ये भी एक अहम कड़ी है। हाँ, ये शायद सबसे निर्णायक कारकों में से एक था। जर्मनी ने 1913 के बाल्कन युद्ध के समय ऑस्ट्रिया को रोका था, लेकिन 1914 में सेराजेवो हत्याकांड के बाद उसने ऑस्ट्रिया को न सिर्फ प्रोत्साहित किया, बल्कि वो ब्लैंक चेक भी दे दिया। ये एक बड़ा बदलाव था। सवाल यह है कि जर्मनी ने अपना रुख क्यों बदला? यहीं पर फ्रिट्ज फिशर का सिद्धांत आता है। बिल्कुल। व्याख्या 1, फ्रिट्ज फिशर का सिद्धांत। पहले विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि में युद्ध के लिए सारा दोष जर्मनी पर मढ़ दिया गया था। बाद में इतिहासकार साझा दोष की बात करने लगे, लेकिन 1960 के दशक में जर्मन इतिहासकार फ्रिट्ज फिशर ने नए दस्तावेजों के आधार पर यह तर्क दिया कि जर्मनी ने जानबूझकर युद्ध की योजना बनाई थी और उसे भड़काया था। फिशर का तर्क क्या था? फिशर ने कहा कि जर्मनी के नेता विश्व प्रभुत्व, वर्ल्ड पावर हासिल करना चाहते थे और उन्हें लगा कि युद्ध ही इसका एकमात्र रास्ता है। साथ ही वो देश के अंदर बढ़ती समाजवादी पार्टी SPD की चुनौती से निपटने के लिए एक सफल युद्ध चाहते थे, ताकि राष्ट्रवाद के जरिए लोगों को एकजुट किया जा सके। उन्होंने 1912 की एक युद्ध परिषद यानी वॉर काउंसिल का भी जिक्र किया, जिसका रिकॉर्ड एडमिरल वॉन मिलर की डायरी में मिला था, जहां कथित तौर पर युद्ध की योजना पर चर्चा हुई थी। हाँ, फिशर के सिद्धांत ने इतिहास लेखन में तूफान ला दिया। इसकी बहुत आलोचना भी हुई, लेकिन कई इतिहासकारों ने इसका समर्थन भी किया। इसने जर्मनी की जिम्मेदारी को फिर से बहस के केंद्र में ला दिया। दूसरी व्याख्या क्या है जर्मनी के बदले में रुख की? समय का कारक। व्याख्या 2, समय का कारक। इस विचार के अनुसार जर्मन नेताओं को घेराबंदी का डर तो था ही, साथ ही उन्हें लग रहा था कि समय उनके हाथ से निकलता जा रहा है। कैसे? उन्हें डर था कि ब्रिटेन की नौसेना और मजबूत हो जाएगी, और खासकर रूस की सेना, जो फ्रांस की मदद से तेजी से आधुनिकीकरण कर रही थी, कुछ ही सालों में इतनी ताकतवर हो जाएगी कि जर्मनी उसे हरा नहीं पाएगा। इसलिए उन्हें लगा कि अगर युद्ध लड़ना ही है तो अभी लड़ना बेहतर है। एक तरह का निवारक युद्ध अब जरूरी लग रहा था। और तीसरी व्याख्या? व्याख्या 3, गलत अनुमान। इसके अनुसार जर्मनी शायद एक बड़ा यूरोपीय युद्ध नहीं चाहता था। उन्हें लगा कि अगर वो ऑस्ट्रिया का मजबूती से साथ देंगे तो रूस डर जाएगा और पीछे हट जाएगा, जैसा कि 1908 के बोस्निया संकट में हुआ था। ये एक बहुत बड़ा गलत अनुमान, मिसकैलकुलेशन साबित हुआ। अब एक और महत्वपूर्ण कारक, लामबंदी योजनाएं, मोबिलाइजेशन प्लान्स, खासकर जर्मनी की श्लीफन प्लान। जी। 7वां कारण, श्लीफन योजना 1905-6 में बनी थी। इसे बनाने वाले थे काउंट वॉन श्लीफन। ये योजना इस धारणा पर आधारित थी कि जर्मनी को 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ना होगा, पश्चिम में फ्रांस और पूरब में रूस। योजना क्या थी? योजना ये थी कि चूंकि रूस को अपनी विशाल सेना जुटाने में ज्यादा समय लगेगा, इसलिए जर्मनी पहले अपनी पूरी ताकत से पश्चिम में फ्रांस पर हमला करेगा। वो बेल्जियम के रास्ते तेजी से आगे बढ़ेगा, पेरिस पर कब्जा करेगा और फ्रांस को 6 हफ्तों में हरा देगा। इसके बाद वो अपनी सेना को रेल द्वारा पूरब में रूस से लड़ने भेजेगा। ये तो बहुत जोखिम भरी योजना लगती है। हाँ, इतिहासकार रिटर इसे बहुत जोखिम भरा और अन्यम मानते हैं। AGP टेलर जैसे इतिहासकारों का तर्क है कि इन जटिल सैन्य योजनाओं ने युद्ध को लगभग अनिवार्य बना दिया। जैसे ही एक देश ने मोबिलाइजेशन शुरू किया, दूसरे देशों को भी अपनी योजनाएं लागू करनी पड़ी, वरना वो पीछे रह जाते। इसने कूटनीति और बातचीत के लिए समय ही नहीं छोड़ा। 1914 में इसका क्या प्रभाव पड़ा? जब रूस ने मोबिलाइजेशन शुरू किया तो जर्मनी के सेना प्रमुख हेलमुथ वॉन मोल्टके ने काइजर पर दबाव डाला कि श्लीफन योजना को तुरंत लागू किया जाए।
योजना की मांग थी कि बेल्जियम पर हमला किया जाए, चाहे वो तटस्थ ही क्यों न हो। क्या इसे रोका जा सकता था? कहते हैं कि आखिरी क्षणों में काइजर विल्हेम द्वितीय और चांसलर बेथमन होलवेग ने बातचीत की कोशिश की, शायद ये सोचकर कि क्या सिर्फ रूस के खिलाफ युद्ध लड़ा जा सकता है। लेकिन मोल्टके ने कथित तौर पर कहा कि योजना इतनी जटिल है कि अब इसे बदला नहीं जा सकता। ट्रेनें चल चुकी हैं, सेनाएं बढ़ रही हैं। तो क्या सेना ने नागरिक नेताओं से नियंत्रण छीन लिया था? ये एक बहस का मुद्दा है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जनरलों के दबाव में युद्ध अनिवार्य हो गया। लेकिन हाल के शोध जैसे टेरेंस सुबर्ड का 2002 का काम इस पर सवाल उठाते हैं। ज़ुबेर का तर्क है कि श्लीफन योजना शायद उतनी अनम्य नहीं थी और युद्ध के बाद जर्मन जनरलों ने इसे अपनी विफलताओं के बहाने के तौर पर ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उनके पास और भी विकल्प थे। तो ये भी पूरी तरह साफ नहीं है। अब आखिरी कारण, गलत अनुमानों की त्रासदी। हाँ, 8वां कारण, LCF टर्नर जैसे इतिहासकार मानते हैं कि युद्ध अनिवार्य नहीं था, इसे टाला जा सकता था। ये नेताओं की गंभीर गलतियों और गलत अनुमानों का नतीजा था। किसकी गलतियां? ऑस्ट्रिया ने सोचा कि वो सर्बिया तक सीमित युद्ध लड़ सकता है। जर्मनी ने सोचा कि वो ऑस्ट्रिया का समर्थन करके रूस को डरा सकता है और शायद ब्रिटेन तटस्थ रहेगा। रूस ने सोचा कि मोबिलाइजेशन से वो ऑस्ट्रिया को डरा देगा, लेकिन उसने जर्मनी की प्रतिक्रिया को कम आंका। जनरलों, खासकर मोल्टके ने शायद अपनी योजनाओं को कूटनीति पर हावी होने दिया। जर्मन चांसलर बेथमन होलवेग ने बाद में कहा भी था, अगर किसी को पता होता। ये शायद इसी लाचारी और गलत अनुमान को दिखाता है। बिल्कुल। तो युद्ध के कारणों का कोई एक जवाब नहीं है, ये कई कारकों का जटिल मिश्रण था। तो दोष पर अंतिम निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? स्रोत के अनुसार बहुमत का दृष्टिकोण, जो फिशर और हैमिल्टन हर्विग जैसे इतिहासकारों का है, अभी भी ये मानता है कि जर्मनी ने जानबूझकर युद्ध को भड़काया या कम से कम उसका जोखिम उठाया। मकसद शायद पहले अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना था और बाद में विश्व प्रभुत्व हासिल करना। लेकिन अन्य विचार भी हैं। हाँ, एफ्लाबाक स्टीवेंसन 2007 मानते हैं कि युद्ध अनिवार्य नहीं था पर संभव था। विलियमसन ऑस्ट्रिया के फैसलों पर ज्यादा जोर देते हैं। जॉन रोहल काइजर विल्हेम द्वितीय को व्यक्तिगत रूप से बहुत जिम्मेदार मानते हैं। और हाल का एक और दृष्टिकोण, थॉमस मुलिगन 2010 साझा जिम्मेदारी की बात करते हैं। वो मानते हैं कि जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी तीनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुलिगन रूस की 1914 की नीतियों जैसे सर्बिया से पक्का वादा करना और ब्रिटेन के साथ नौसैनिक समझौते की बात करना को भी जर्मनी को उकसाने वाला मानते हैं। रूस 1905 की हार के बाद अपनी प्रतिष्ठा वापस पाना चाहता था और बाल्कन पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। तो सबसे समझदार निष्कर्ष क्या हो सकता है? शायद यही कि दोष किसी एक देश या एक कारण पर नहीं डाला जा सकता। जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी, इन तीनों की नीतियां और फैसले युद्ध के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार थे। हालांकि अन्य देशों और कारकों ने भी अपनी भूमिका निभाई। ये एक साझा विफलता थी। ये वाकई एक बहुत ही जटिल और दुखद कहानी है। चलिए अब इस पूरी चर्चा की मुख्य बातों को संक्षेप में दोहराते हैं एक ऑडियो बुलेट पॉइंट शैली में। जरूर। तो मुख्य बातें, की टेकअवेज। पहली बात, 1914 की दुनिया में यूरोप का दबदबा था, लेकिन यूएसए और जापान जैसी नई शक्तियां भी उभर रही थीं। राजनीतिक व्यवस्थाएं अलग-अलग थीं, लोकतंत्र से लेकर निरंकुश शासन तक। दूसरी बात, साम्राज्यवाद चरम पर था, खासकर अफ्रीका में। साथ ही यूरोप दो बड़े सशस्त्र गुटों में बटा हुआ था। ट्रिपल अलायंस जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और ट्रिपल ऑन्टेंट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। तीसरी बात, इन गुटों के बीच तनाव के कई कारण थे। ब्रिटेन जर्मनी नौसैनिक होड़, फ्रांस का अल्सिस लोरेन वापस पाने की इच्छा, जर्मनी का घेराबंदी का डर और सबसे महत्वपूर्ण बाल्कन में टकराव, खासकर सर्बियाई राष्ट्रवाद और ऑस्ट्रिया हंगरी का डर। चौथी बात, 1905 से 1913 के बीच कई संकट आए। मोरक्को संकट, बोस्निया संकट, दो बाल्कन युद्ध जिन्होंने तनाव को लगातार बढ़ाया और गठबंधनों को और मजबूत किया। आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। छठी बात, इसके बाद घटनाओं की एक श्रृंखला चली। ऑस्ट्रिया का सर्बिया पर हमला, रूस का मोबिलाइजेशन, जर्मनी का रूस और फ्रांस पर युद्ध, जर्मनी का बेल्जियम पर आक्रमण और फिर ब्रिटेन का युद्ध में प्रवेश। एक स्थानीय संकट विश्व युद्ध बन गया। और सातवीं अंतिम बात, युद्ध का दोष किसका था? ये एक जटिल बहस है।
गठबंधन प्रणाली, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, विशेषकर नौसैनिक दौड़ और मोबिलाइजेशन प्लान, राष्ट्रवाद, आर्थिक प्रतिद्वंदिता और नेताओं के गलत अनुमान, इन सभी ने भूमिका निभाई। हालांकि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस पर अक्सर प्रमुख जिम्मेदारी डाली जाती है, लेकिन ये एक साझा त्रासदी थी। बहुत बढ़िया सारांश। तो हमने देखा कि कैसे एक क्षेत्रीय संघर्ष जो शायद टाला जा सकता था, वो गठबंधनों के जाल, पुरानी दुश्मनों, नई महत्वाकांक्षाओं, गहरे बैठे डरों और गंभीर गलत अनुमानों के कारण एक वैश्विक महाविनाश में बदल गया। इस कहानी को समझना, इन जटिल कारणों को समझना आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये हमें सिखाता है कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद कितने खतरनाक हो सकते हैं, कूटनीति की विफलता के क्या परिणाम हो सकते हैं और कैसे डर और गलतफहमियां देशों को विनाश के रास्ते पर धकेल सकती हैं। और यूपीएससी की तैयारी के नजरिए से देखें तो ये समझ मेंस जीएस पेपर 1 के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आधुनिक भू राजनीति की गहरी समझ विकसित करने में भी मदद करती है। बिल्कुल, इतिहास खुद को दोहराता नहीं, लेकिन उसकी गूंज सुनाई देती है। पहले विश्व युद्ध की जड़ों को समझना हमें आज की दुनिया की कई चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। उम्मीद है कि ये गहन चर्चा आप सभी सुनने वालों के लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक रही होगी। आपने आज युद्ध पूर्व की दुनिया और पहले विश्व युद्ध के जटिल कारणों के बारे में बहुत कुछ सीखा है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें। इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। और इसे अपने उन दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर जरूर करें जो यूपीएससी या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें इतिहास में रुचि है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपके कोई भी विचार हो, कोई सवाल हो या आप किसी खास पहलू पर और जानकारी चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखें। हम आपके फीडबैक का स्वागत करते हैं। और हाँ, अगर आप ऐसे ही विस्तृत और गहन विश्लेषण भविष्य में भी सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नए एपिसोड्स की जानकारी मिलती रहे। हमारा प्रयास है कि हम जटिल विषयों को आपके लिए आसान और दिलचस्प बनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपनी तैयारी मजबूती से करते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।